हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज ईएमआई में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? देखो, इसको पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पढ़ा था, फैराडेज लॉ पढ़े थे, उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं। ईएमआई में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और मैग्नेट को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द कोइल और अवे फ्रॉम द कोइल। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड कोइल में चेंज होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, जो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या मिलेगा हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और उसके डायरेक्शन के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था जिसको क्या नाम दिया था हमने? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ से उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं हम? डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही इसको मूव करवाएंगे और इससे दूर लेके जाएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है? चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो बेटा फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ और करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ और करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड, जिसके कारण गैलेवनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिखाएगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये तो हमने बेटा कोयल का एग्जांपल लिया था। अगर हम कोयल की जगह पे एक मेटल प्लेट रखते हैं या थिक कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं तो उस केस में इस करंट को क्या नाम देंगे, या उस करंट को क्या नाम देंगे? उस करंट को क्या नाम देंगे हम? एडी करंट। ठीक है, तो जो एडी करंट है वो मेटल प्लेट में क्या होता है बेटा? अराइज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कोई भी एक मेटल प्लेट मान ले या कंडक्टर प्लेट मान ले और इसको हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो बेटा ये जो डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड की है, या तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? वेरिंग होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमें जो मेटल प्लेट है, ठीक है, होलो नहीं है, ये पूरी सॉलिड मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट को क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे। या तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं है, मेटल प्लेट फिक्स है तो क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उस केस में बेटा ना तो ईएमएफ बनेगा ना क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोई जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो कैसी है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इस मेटल प्लेट को पुट करेंगे तो देखो क्या होता है, इस टाइप का करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप का करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। इस करंट को बोलते हैं हम सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करते हैं ये करंट डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी वाटर है स्टेबल कंडीशन में, वहां पे कोई भी हम बेटर ड्रॉप स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो रिपल्स बनते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? व्हील्स या व्हील्सफुल्स बनते हैं। उन वैसे एक एडी करंट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं हम? एडीज। इनको क्या बोलते हैं हम? एडीज। इसीलिए इस करंट को क्या नाम दिया हमने? एडी करंट। इसीलिए इस करंट को क्या नाम दिया बेटा हमने? एडी करंट। तो एडी करंट अभी तक जो हमने करंट पढ़ा था, चाहे वो इंड्यूस्ड करंट है चाहे वो हमारा कन्वेंशनल करंट है जो बैटरी से राइज होता था, तो उसमें के जो करंट की डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी बेटा? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होती थी। लेकिन उस टाइप का करंट नहीं है। कैसा करंट है? सर्कुलेटिंग करंट है जो थिक मेटल प्लेट में या बल्क या कंडक्टर्स में क्या करता है, वो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है तो एडी करंट क्या हो गया? करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल प्लेट या करंट इंड्यूस्ड इन द थिक कंडक्टर या बल्क कंडक्टर when it placed in the varying magnetic field. Either there is a relative motion between the metal plate and the varying magnetic field या constant magnetic field, उस केस में जो करंट इसके साथ लिंक होता है या इंड्यूस्ड होता है उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। तो एडी करंट भी क्या है? जस्ट इंड्यूस्ड करंट है जो कब होता है? जब इन दोनों का रिलेटिव मोशन हो। इन दोनों में मेटल प्लेट, इसको क्या नाम दिया बेटा हमने? मेटल प्लेट, और ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मेटल प्लेट, इन दोनों में अगर रिलेटिव मोशन है तो हमें क्या मिलेगा बेटा? करंट मिलेगा। और उस करंट को क्या नाम दे रखा हमने? एडी करंट। और एडी करंट भी क्या? एक टाइप का इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट भी क्या है? एक टाइप का इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसको हमने फिक्स कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इस
मेटल प्लेट में ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, एरिया रहेगा इसका फिक्स, एंगल भी फिक्स रहेगा, तो उस केस में बेटा जो हमारा फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होता है और इंड्यूस्ड करंट भी कितना होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एडी करंट किसमें प्रोड्यूस होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क कंडक्टर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं थिक कंडक्टर, ठीक है। मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर इस मेटल प्लेट या कोई भी थिक कंडक्टर को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो वहां पे एक सर्कुलेटिंग करंट बनता है। उस सर्कुलेटिंग करंट को क्या नाम दे दिया हमने, एडी करंट। एडी क्यों नाम दिया, क्योंकि एडीज की मींस व्हील्स के फॉर्म में क्या होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है। और एडी करंट का एक टाइप का इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट कब बनता है, जब फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर है। अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा हम, द इंड्यूस्ड करंट produced in the thick conductor when placed it, जब इस थिक कंडक्टर को हम पुट करेंगे, placed it in the varying magnetic field, इसको क्या नाम दे दिया हमने, एडी करंट। करंट का फॉर्मूला वही है बेटा, ओम्स लॉ से I इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था बोर्ड एग्जाम में, एक तो आती है इसका एडवांटेज को पढ़ेंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज पढ़ते हैं बेटा। एग्जाम में इसके एप्लीकेशंस आते हैं या एडवांटेज आते हैं, वो डायरेक्ट हमने इनके डायरेक्ट नाम बताना है। इसके एक्सप्लेनेशन बेटा हायर क्लासेस में आते हैं। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। फोर्थ, जो हमारे व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज मेडिकल पर्पज में होता है। मेडिकल पर्पज के लिए एक टेक्निक होती है इंडक्टोथेरेपी, ठीक है। इंडक्टोथेरेपी में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे घर में एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आता है उसमें क्या होता है बेटा, इसका यूज होता है, ठीक है। इसके काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो एडवांटेज की फॉर्म में हम यूज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में बेटा क्या होता है, इसका यूज होता है। जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एग्जाम में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, ना सीबीएसई में इनका सिलेबस में एक्सप्लेनेशन देनी है। ओनली क्या बताना है कि इनके यूजेस, पर्टिकुलरली यूजेस क्या क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग आपने 11th क्लास में पढ़ा था, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। इस टाइप की ऑसिलेशन है, देखो अगर आपको याद है तो वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर में इस टाइप की ऑसिलेशन, इसको क्या नाम देता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक आई थी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता था, फिक्स होता था, इनको क्या बोलते थे हम, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मीनिंग क्या होता है, देखो अब इसका पर्टिकुलरली यूज देखें हम, एडी करंट कैसे यूज करते हैं बेटा। हमने कोई भी क्या मान ली, एक फिक्स पार्ट से एक कोई भी एक मेटल प्लेट को हैंग कर दिया, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को हैंग कर दिया, इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके आया, तो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। अब हमने इसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन देखो, मान लिया हमने 10 सेकंड टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, जिस टाइम में अपने ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। इसको यहाँ पे लेके ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ और इसका ऑसिलेशन जब खत्म हुआ अपनी उसी पोजीशन पे आए, उसमें टाइम कितना लगा हमें, टाइम कितना लगा इस मेटल प्लेट को, 10 सेकंड। नेक्स्ट स्टेज में देखो हमने क्या मान लिया,
अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पुट कर दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पुट कर दिया हमने। और अब इसमें हमने क्या किया, इस मेटल प्लेट को हैंग किया है, क्या किया, मेटल प्लेट को हैंग, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब जैसे मेटल प्लेट यहाँ पे ऑसिलेट करेगी तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा क्या होगा, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी यहाँ पे चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज। अगर फ्लक्स क्या होगा, चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर मेटल प्लेट क्लोज है या लूप क्लोज है तो करंट बनेगा। अब वो करंट इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, या इसके ऑसिलेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। और जिसमें हमने टाइम मिलता है इसका लेस देन 10 सेकंड, हमने मान लिया इक्वल टू 5 सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो ऑसिलेशन से कंटिन्यूसली डिक्रीज होते गए, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू द एडी करंट। दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें, ठीक है, अब एक तो डिजिटल ओडोमीटर स्पीडोमीटर आते हैं जिसमें पर्टिकुलरली इंस्टेंट स्पीड आ जाती है, 52 है, 54 है, 59 है। और एक जो इस टाइप के हम ओडोमीटर चेक देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ओडोमीटर लगा होता है, और इसमें जो एक ड्रम अटैच होता है, ठीक है, ड्रम अटैच होता है, एल्यूमिनियम ड्रम बना होता है, इसके साथ एक नीडल अटैच होती है। यहाँ पे स्पीड लिखी होती है 40, 20, 40, 60, 80 और 100। जब हमारी बाइक मोशन में होती है तो स्पीड के साथ ये नीडल भी क्या होती है, वेरी होती है, नीडल भी क्या होती है, वेरी होती है। और ड्रम भी क्या होता है, घूमता है, ठीक है। और इस ड्रम में क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये भी किसका एप्लीकेशन, हमारा स्पीडोमीटर भी इसी का एग्जांपल है। इंडक्शन फर्नेस ये लार्ज स्केल पे होता है। किसी भी मेटल प्लेट को हमने मेल्ट करना है, किसी मेटल प्लेट को हमने मेल्ट करना है तो उसमें लार्ज मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। और वो करंट क्या करता है, उस मेटल प्लेट में हीट प्रोड्यूस्ड करता है। और उस हीट के कारण कभी कभी मेटल प्लेट का इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है जितना उसको मेल्ट होने के लिए चाहिए होता है। या कभी जितने भी मेटल प्लेट्स को हम एलॉय बनाते हैं तो एलॉय भी इन जो इंडक्शन फर्नेस होती है, इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल प्लेट्स को नंबर ऑफ मेटल्स को कंबाइंड करके हम एलॉय को कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी मीटर, आजकल तो हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर वो सारे डिजिटल है, ठीक है। पहले जो ब्लैक कलर के एनर्जी मीटर आते उसमें एक डिस्क होती थी, वैसे घूमते थे, ठीक है। अब वो रोटेशन करती थी, उसका में कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, चेंज होती थी, और वहां पे करंट इंड्यूस्ड होता था। तो एनर्जी मीटर भी किसका एग्जांपल है, एडी करंट का एग्जांपल है। ऐसे डेडवेट गैल्वेनोमीटर आपने लैब में देखा हो, गैल्वेनोमीटर उस नीडल बीच में होती है। ये हमने मान लिया गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे आता है। इसका मीनिंग क्या है, डेडवेट गैल्वेनोमीटर का मीनिंग क्या है, ये अपनी ऑसिलेशन को कंप्लीट करके मेन पोजीशन पे आता है। तो किसके कारण आता है, वो भी एडी करंट के कारण आता है। तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जो आपने बोर्ड में बेटा एक्सप्लेन नहीं करनी, ओनली इसके डायरेक्ट हमने नेम मेंशन करने हैं कि इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, मेन डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अगर कोई भी थिक कंडक्टर है और इसको हमने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया है तो इस टाइप का कुछ करंट बढ़ता है, और बेटा उस करंट को क्या नाम दिया था हमने, एडी करंट। अब इस मेटल प्लेट का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब इसमें करंट बढ़ना है, आई क्या मान लिया हमने, एडी करंट। अब इसके कारण क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कारण। तो इसमें जो पावर लॉस होती है वो पावर लॉस कितनी आएगी, आई स्क्वायर आर विद द पावर लॉस। अब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, ट्रांसफॉर्मर फट गया, क्योंकि उसमें जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की बेटा, जो कोर होती है CORE, वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों बनती है सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, उसमें भी क्या होती है, थिक मेटल प्लेट्स होती है। अब मेटल प्लेट्स में जब मैग्नेटिक फील्ड, अब जो ट्रांसफॉर्मर में कंटिन्यूसली क्या आता है, एसी करंट आता है जो टाइम वेरिंग करंट है। अगर टाइम वेरिंग करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली क्या होंगी, चेंजेस, कभी इंक्रीज होंगी और कभी क्या होंगी, डिक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होती है तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर फ्लक्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो बेटा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस्ड होता है। लेकिन कभी कभी फिर जो जिसको बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा हीट के कारण क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है, ठीक है। वो भी किसके कारण होता है, एडी करंट के कारण होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है बोर्ड एग्जाम में। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडी करंट से। हाउ कैन वी मिनिमाइज द
मिनिमाइज द एडी करंट। हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट का जो हम आज टॉपिक पढ़ा एडी करंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी मेटल प्लेट में हम करंट को कैसे डिक्रीज करेंगे? देखो एक तो हमारे पास फॉर्मूला था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जो पावर लॉस होती है वो करंट के स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक तो फर्स्ट तो केस क्या, अगर हमने मान लिया तो मेटल प्लेट मान लिया, ये मेटल प्लेट है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कैसा होगा? या तो हम इसके स्लॉट्स कन्वर्ट करें, स्लॉटेड इसको मींस काट के हम इस टाइप की बनाते हैं, तो ये एरिया रिड्यूस हो गया। अगर एरिया रिड्यूस्ड होता है, एरिया डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर एरिया डिक्रीज तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इन केस अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू ई अपॉन में रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। अगर करंट बेटा डिक्रीज होता है तो पावर भी क्या होगी? डिक्रीज। मींस पावर लॉस भी क्या होगी? डिक्रीज। एक तो हम स्लॉटेड मेटल प्लेट्स का यूज करें, या सेकंड पार्ट क्या है, जो भी थिक मेटालिक प्लेट्स है उसको स्लाइस में काट लें हम, और उन थिक मेटालिक प्लेट्स पे हम क्या करें? लेमिनेशन करें यूजिंग लैमिनेटेड मेटालिक प्लेट्स। लैमिनेटेड मेटालिक प्लेट्स, मेटालिक प्लेट, जिसके कारण जो एडी करंट है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। एडी करंट क्या होता है? रिड्यूस। तो इसके दो पार्ट हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द स्लॉटेड मेटल प्लेट्स। स्लॉट किसकी फॉर्म में उनको क्या करें? यूज करें, या जो मेटल प्लेट है थिक मेटल प्लेट उसके हम स्लाइस काट लें, मींस थिन प्लेट बना के उनके ऊपर हम लेमिनेशन करें, ठीक है। लेमिनेशन से, इंसुलेशन से क्या हो जाएगा कि एडी करंट इस केस में भी, और जो सेकंड केस बताया हमने लैमिनेटेड मेटल प्लेट्स का यूज करके एडी करंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एडी करंट से इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू मिनिमाइज द एडी करंट, ठीक है। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो तीन टर्म आएंगे। तो सेल्फ इंडक्शन, एक आएगा इंडक्टेंस, एक आएगा इंडक्टर। नई टर्म हमारे लिए इंडक्टेंस, इंडक्टर। आपने दो टर्म पढ़ रखे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर। ऐसे क्या होता है? इंडक्टर। दीज आर द सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, तो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज किया था हमने कैपेसिटर को, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया था हमने रजिस्टर को, और मैग्नेटिज्म ईएमआई में यूज करेंगे हम इंडक्टर को। किसके यूज करेंगे? इंडक्टर को। रजिस्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करेगा? ये भी एक टाइप की एनर्जी को स्टोर करता है। ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को। इट स्टोर द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, जो हमने पढ़ी, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू में QV, या Q स्क्वायर बाई, या एक फॉर्म और आती है हमारी हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2 से, Q स्क्वायर बाई 2 से। इस फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। ऐसे एक इंडक्टर है, ये भी बेटा क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कल फाइंड आउट, मींस नेक्स्ट जब भी ये टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन साथ दो पार्ट हो रहे हैं, इंडक्टेंस और इंडक्टर। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है? सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना। सेल्फ इंडक्शन क्या है बेटा? फिनोमेना। इंडक्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी। और इंडक्टर क्या है बेटा? डिवाइस। इंडक्टर क्या है? डिवाइस। तो तीन टर्म है, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना। क्या फिनोमेना? उसमें उदाहरण पढ़ते हैं। इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी? इस डिवाइस की। उस डिवाइस का क्या नाम है? इंडक्टर। जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। ऐसी कैपेसिटेंस क्या प्रॉपर्टी है, और कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, ठीक है। ऐसे इंडक्टर भी क्या एक डिवाइस है, और इस डिवाइस की प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया हमने? इंडक्टेंस।
और इस इनसे रिलेटेड फिनोमिना को क्या नाम दिया हमने? सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम दिया हमने? सेल्फ इंडक्शन। तो अब डिस्कस करेंगे हम सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। हमने कोई भी बेटा एक सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, इस सिंबल को इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने रजिस्टर का ये सिंबल होता है, कैपेसिटर का ये दो प्लेट्स होती है, ठीक है, और ये क्या होता है? इंडक्टर। इंडक्टर को डिनोट करते हैं हम एल से, मींस इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम एल से। आर क्या? रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है रजिस्टर का। सी क्या? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? इंडक्टर का। और इंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं बेटा? एल से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है और बैटरी के साथ लगा दिया हमने की, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने जस्ट कंसिडर किया, जो बैटरी का हमारे पास पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, और इस कोइल के जो रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस है कितना? 5 ओम मान लिया। तो हम बता सकते हैं भाई इसमें कितना करंट फ्लो होगा। हम बता दें भाई I इज इक्वल टू V अपॉन में R, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कब? जब हम स्विच को ऑन करेंगे। लेकिन ये करंट जो हमने लिखा है 2 एम्पियर, क्या स्विच ऑन होते ही फ्लो करने लग जाएगा? क्वेश्चन क्या है, क्या ये 2 एम्पियर करंट है, हमने जैसे ही इसको किया क्लोज, टैप की को हमने क्या किया? क्लोज टैप किया क्लोजिंग की फॉर्म में, तो क्या 2 एम्पियर करंट एक साथ फ्लो करने लग जाएगा? नहीं फ्लो करेगा। देखो क्या होता है, इसमें हम करंट और टाइम का वेरिएशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने टाइम, या मान लिया हमने करंट। अब बेटा करंट देखो इस तरह से क्या होता है? इंक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। हमने मान लिया 2 एम्पियर यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है वो माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में होता है, या माइक्रो सेकंड की फॉर्म में होता है, सॉरी माइक्रो सेकंड का मीनिंग है 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में क्या होता है? ये करंट इंक्रीज होता है। करंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। और 2 एम्पियर सैचुरेट होने में इसको इतना टाइम लग जाता है माइक्रो सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब जैसे हमने टैप किया तो बेटा देखो यहाँ पे क्या करंट चेंज हो रहा है। अब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज। अगर किसी भी कोइल में या किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है, कंडक्टिंग कोइल में फ्लक्स चेंज होता है, तो क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अराइज होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अराइज होता है। और इसी फिनोमेना बेटा हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करता है? प्रोड्यूस्ड करता है। कब? जब इस कोइल में करंट को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट, दिस फैक्टर विल बी डिसअपियर। कौन सा फैक्टर? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिसअपियर, ठीक है। आए समझ में? तो करंट मैक्सिमम से 0 से लेके, डीसी बैटरी में करंट 0 से लेके मैक्सिमम होगा। अब 0 से लेके मैक्सिमम को क्या बोलेंगे हम? चेंज। इस चेंज के कारण ये फैक्टर भी क्या होंगे? चेंज। अगर ये फैक्टर चेंज होते तो अभी हमने ईएमआई में पढ़ा था, और कंटिन्यूसली लास्ट 6 या 4-5 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड किसी कोइल के लिंक हुई वो क्या चेंज होती है, तो हमें क्या मिलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। लेकिन जैसे ही करंट कांस्टेंट होता है तो ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट, ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट, जो टर्म मिली थी वो क्या हो जाएगी? हमारी डिसिपियर। क्या हो जाएगी? डिसिपियर। तो अब आप समझ गए होंगे। तो जो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है वो क्या है बेटा? एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी भी एक सिंगल कोइल में, एक कोइल की प्रॉपर्टी है जहां पे हम 2 कोइल, अगर हमें मान लिया हमने यहाँ पे एक कोइल पुट कर दी, एक कोइल पुट कर दी, ठीक है, इसको भी लगा दिया हमने, गैलन लगा दिया, तो ये जहां पे 2 कोइल आती है, 3 कोइल आती है, वहां पे कंडीशन आती है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। किसकी आती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो सेल्फ इंडक्शन है बेटा, एक कोइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें क्या बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब बनता है? जब करंट क्या होता है? इसके थ्रू चेंज होता है। अब इसके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और इसमें जो ईएमएफ अराइज होता है या करंट अराइज होता है, उसकी डायरेक्शन के लिए जो हमने लो बता रखा है, कौन सा लो यूज करेंगे हम? लेंज लो यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखेंगे? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
induced EMF in a coil, induced EMF in a coil when changing current is passed, changing current is passed through it. थ्रू इट का मीनिंग क्या, इस कोइल में से अगर चेंजिंग करंट क्या होता है, चेंज होता है, तो वहां पे क्या होगी, एक टर्म राइज होगी, उस टर्म को क्या नाम दे दिया हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमिना को क्या नाम दे दिया हमने, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और दिस ईएमएफ is also known as, this EMF is also known as induced EMF, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, बैक EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF। ठीक है, सेल्फ का मीनिंग अपने आप कोइल ने क्या है इस EMF को इंड्यूस्ड किया है, और जो EMF इंड्यूस्ड हो इसको क्या बोलते हैं, बैक EMF। देखो बैक EMF क्यों बोलते हैं, अब इस डायग्राम से समझेंगे कि बेटा अपोज कैसे करता है। हमने मान लिया दो सर्किट कंसिडर किए, हमने एक सोलिनॉइड मान ली, इस सोलिनॉइड को बैटरी से कनेक्ट किया, डीसी बैटरी से। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में भी हमने एक सोलिनॉइड मान ली, इसको कनेक्ट किया हमने डीसी बैटरी से। ठीक है, देखो तो इधर से जो करंट फ्लो करेगा बेटा इसको क्या नाम देंगे, बैटरी करंट, बैटरी करंट। दिस इज द बैटरी करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए बैटरी करंट। कब फ्लो करेगा, देखो जब हमने इसको क्या किया, टैप किया है, तो इसको देखो क्या होगा, टैप करेंगे तो हमारा आई है वो जीरो से लेके क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मीनिंग क्या, जो करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज। अब आप लेंज लॉ लगा सकते हैं, लेंज लॉ ने क्या बताया था, जो इसमें इंड्यूस्ड करंट बनेगा, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, सर्किट कैसे क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा, वो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इसके फ्लो का या इसके इंक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो इसको आप लिख सकते हो आप इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट। और बेटा ये इंक्रीजिंग करंट कौन सा है, बैटरी करंट है, तो यहाँ पे एक और करंट राइज होगा, इसको क्या नाम देंगे हम, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट जिस फिनोमिना से बना उस फिनोमिना को क्या नाम दिया बेटा हमने, सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम दिया इसको हमने, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है। अब इस केस में देखो क्या करेंगे हम, इसने क्या किया था, स्विच ऑन, इसमें क्या करेंगे, स्विच ऑफ। इसमें स्विच ऑफ करेंगे तो जो हमारा करंट है वो मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, जीरो। करंट मैक्सिमम से जीरो, तो इसको क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट। हमें पता है ये डीसी बैटरी है, तो जो डीसी करंट होता है कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होती है। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज। ये हमारा कौन सा है, बैटरी करंट, और बैटरी करंट है बेटा अब केवल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसको लिख सकते हैं हम डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट। अब लेंज लॉ ने क्या बताया था, इसके डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। फेराडे जो सेकंड लॉ में पढ़ा था हमने, इसका अपोज करता है, तो इसके डिक्रीज होने का भी क्या करेगा, अपोज। आता है तो आने नहीं देता, ये इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने नहीं देता, अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा। तो देखो इस केस में ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इसको इंक्रीज करना चाहेगा, तो इस केस में ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस केस में जब बैटरी करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी इंक्रीज होने का अपोज करेगा। इस केस में इस डायरेक्शन बैटरी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो इंक्रीज कब होगा, जब करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं बेटा इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है, बुक में, आपकी बुक में इसको नाम दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉइल में फ्लक्स लिंक होता है। ठीक है, हमें तो फ्लक्स का पता है, पाई क्या होता है, बी इंटू ए कोस थीटा, थीटा को हमने जीरो मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सोलेनोइड का जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है। अब बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अगर करंट चेंज होगा तो बी भी क्या होगा, चेंज होगा। बी चेंज होगा तो देखो फ्लक्स भी क्या चेंज होगा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं एज वी नो दैट
as we know that magnetic flux linked with the coil is directly proportional to I का यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, मीन्स जो चेंज हो रहा है, चेंज इन द करंट है। अगर करंट चेंज होगा फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड। उसी फिनोमेना को क्या नाम दिया हमने, सेल्फ इंडक्शन। अब हमने देखो दो फिनोमेना पढ़ रखे हैं। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैपेसिटेंस केस पढ़ा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पढ़ा था हमने। देखो सेम, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने यहाँ पे पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखो यहाँ पे तो V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा। इक्वल के साइन के साथ क्या था, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। R का यहाँ पे रेजिस्टेंस। ऐसे ही हमने यहाँ पे कैपेसिटर वाले केस में अगर हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। इक्वल के साइन के साथ बेटा क्या आता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया हमने, कैपेसिटेंस। अब आप समझ गए होंगे। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ भी बेटा क्या आएगा, इक्वल का सिंबल आएगा, और इस इक्वल के सिंबल के साथ क्या आएगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम, इंडक्टेंस। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हमारे पास यहाँ से एक नई टर्म आई है, L क्या हो जाएगा यहाँ पे, L इज इक्वल टू 5/I। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सेल्फ इंडक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया है, सिंपली बोल दिया हमने इंडक्टेंस, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या फाई पे डिपेंड करेगा, क्या आई पे डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या, फाई के डायरेक्टली आई के इनवर्सली, फाई के डायरेक्टली और आई के इनवर्स, लेकिन है ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या लिख रखा है, जिस प्रोपोर्शन से करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन से फ्लक्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। हमने इसमें भी क्या बताया, देखो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज and not depend upon the potential, it depend upon the geometrical, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होते हैं, जब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में पढ़ा था, एरिया पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, उनके बीच में जो मीडियम उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इसमें भी हमने पढ़ा, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस प्रोपोर्शनल से हम करंट और वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इक्वली प्रोपोर्शन से दोनों बढ़ेंगे, तो R क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। और हमने पढ़ रखा जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ρ L/A, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, कंडक्टर के एरिया के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हो गया। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन का मीनिंग क्या है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया, कैपेसिटर प्लेट की सेपरेशन और कैपेसिटर के बीच में किस नेचर का मटेरियल है, ठीक है, किस नेचर का मीडियम है। तो नेचर ऑफ मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बेटा सेम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, द L का यहाँ पे इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाइदर डिपेंड अपॉन द फाई नॉट डिपेंड अपॉन द आई। ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना करंट पे डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, हम इसको निकाल के दिखाएंगे। एक इस पे सी पे डिपेंड करता है। हमारे पास सर्कुलर शेप है, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा। हमारे पास अगर सोलिनॉइड है तो दोनों सिलेबस में है, तो सोलिनॉइड के कारण इंडक्टेंस कैसा आएगा, ठीक है, जैसे हमने इसमें फाइंड आउट किया था ना, पहला प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कितना आता है। सिलेबस में कौन सा था, पहला प्लेट कैपेसिटर, तो इसका हमने फाइंड आउट किया था, बुक में आप चेक करना। स्फेरिकल कैपेसिटेंस हम निकाला था, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल के देखना, उसका रिजल्ट चेक करना, दोनों को क्या मिलेगा, हमें अलग अलग मिलेगा। तो सिंपली हम यहाँ बता सकते हैं जो इंडक्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर वो लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब इसमें पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, इसमें एक और फॉर्मूला रेज होगा जिसके भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, आपकी बुक में जो दे रखी है। एक फैराडे का सेकंड लॉ है, तो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। हमने पढ़ा था बेटा, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ये क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। d∅dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके चेंज होने का, किसके चेंज होने का, फ्लक्स के चेंज होने का बेटा क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ से हम फाई वैल्यू उठाएंगे, इसमें अगर पुट कर दे, देखो E क्या मिले, E इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ d∅dt Li। L के कांस्टेंट बाहर निकाले, E क्या हो जाए, माइनस L इंटू में di/dt।
एक इस फॉर्मूले के भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में सीधा ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हैं। फ्लक्स का टाइम यूनिट क्या होती है हमने पढ़ी थी, वेबर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इधर से तो वेबर पर एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, और इधर से यूनिट क्या है, दोनों भी आपसे हम निकाल लेते हैं, दोनों फॉर्मूले के भी आप है। अब सोल्व करेंगे यूनिट्स ऑफ एल, यूनिट्स ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जब इसे यूनिट ऑफ एल, एल की यूनिट के लिए हमें किस किस की यूनिट चाहिए, फाई और आएगी। तो इधर देखो कितना आ जाएगा भाई, यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फाई अपॉन में यूनिट ऑफ आई। फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, और करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, इस वेबर पर एम्पियर को क्या बोलते हैं हम, हेनरी। इस वेबर पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, हेनरी। कैपिटल एच से डिनोट करते हैं हेनरी। ठीक है, हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ऐसे अगर हम इधर से एल का फॉर्मूला निकालते हैं, एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू में dt अपॉन में डी आई। ये एल को हमने लिख लिया यहाँ पे, dt के ऊपर मल्टीप्लाई में डी आई आगे नीचे डिवाइड में। तो इधर से अगर इसकी यूनिट क्या आ गया, dt अपॉन में डी आई, तो इधर से इसकी यूनिट निकालेंगे। देखो यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल। तो एल की यूनिट कितनी है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट। dt की यूनिट क्या होती है, देखो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अपॉन में क्या आएगा, करंट की यूनिट एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, देखो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। दिस इज द अदर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के हमारे पास एक और यूनिट आ गई। These are the units of वेबर पर एम्पियर मिलेगा, उसको भी किसकी यूनिट होगी हमारी, एल की। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर मिलेगा, वो भी किसकी यूनिट होगी हमारे, एल की। अब फाइंड आउट करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो एल फाइव कितना आया था हमारे पास, एल आई, और एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 5/i। और एक और फॉर्मूला आया था ई, ई इज इक्वल टू कितना है, माइनस में एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इधर से एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस में ई इंटू में डी टी अपॉन में डी आई। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल। एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, देखो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई। ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, आप अगर यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ई क्या है, ईएमएफ, वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ml2 t-2। ठीक है, अपॉन में चार्ज, चार्ज का कितना आएगा बेटा, 80। इसका हो गया। ऊपर क्या है, टाइम, टाइम का कितना आएगा हमारा, t। नीचे क्या है, करंट, करंट का यूनिट क्या है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, a। इसको सोल्व कर लो। अब टाइम से टाइम का कैंसिल, अब क्या बचा, देखो ml2 t-2। अब क्या बच गया, a इंटू ए, कितना आ जाएगा हमारे पास, a-2। दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए आपको यही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो टॉपिक, जो मेन टॉपिक करेंगे वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन। अभी हमने पढ़ा था किस पे डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो हम प्लेन कॉइल का निकालेंगे, प्लेन कॉइल का डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस। और एक हम निकालेंगे सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। सोलेनोइड का और प्लेन कॉइल का हम क्या निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए आपको ये पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एडी करंट। एडी करंट में आपको क्या अच्छे उसके जो एप्लीकेशन है उसके नाम आपको पढ़ने, बस अपने उसके नाम याद करने हैं। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में आएंगे, तो हमने 12th स्टैंडर्ड पे उनको नहीं पढ़ना है, वैसे एक बार बुक से पढ़ लेंगे नॉलेज के लिए। और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, उसको हम स्टडी करना। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो साथ साथ आप पूछ लिया करो। थैंक यू।